नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस मंच से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो नए सदस्य इस मंच से जुड़े हैं उनका विशेष आभार और अभिनंदन। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की एक रचना, फिर उसी नर्मदा मैया की जय। ये रचना वास्तव में होशंगाबाद के जल प्रलय पर हरिशंकर परसाई जी के नोट्स हैं। अब हम चलते हैं इस रचना की तरफ, तो सुनना प्रारंभ करें। भाई की ससुराल होशंगाबाद में है और उसकी पत्नी तब वही प्रलय के बीच थी। होशंगाबाद सरीखा महाविनाश खड़गवासला के बाद दूसरा नहीं हुआ। मेरी ननिहाल होशंगाबाद के उस पार शाहगंज में है। 1926 का पूरा महाप्रलय कहलाता था। विशेषज्ञ कहते थे एक शताब्दी में ऐसा पूर्व नहीं आया। अब कहते हैं 5 शताब्दियों में इस साल सरीखा पूर्व नहीं आया। विशेषज्ञ को आदमी से नहीं आंकड़ों से मतलब है। 500 साल पहले होशंगाबाद बसा था, इसका क्या सबूत? इसका सबूत कबीरदास के पास ही होगा। पर इस बार के पूर्व और विनाश लीला के लिए शब्द नहीं है। व्यंग लेखक ने देखा तो सारा व्यंग भूल गया। मैं 1926 में ननिहाल में था, तो 2.5 साल का था। नर्मदा बढ़ रही थी, मैं पानी में डूब रहा था। हर आदमी आत्मरक्षा में लगा था। जब मैं डूब रहा था, मेरी माँ एकदम कूद पड़ी, मेरी टांग पकड़ी और खींच लाई। उस समय माँ बेटे दोनों बह जाते और मर जाते, पर मेरी माँ ने जान देने का तय करके मुझे बचा लिया। माँ इसी तरह की होती है, सबकी माँ। इस वीरबाला सरस्वती ने भी उसी माँ भावना से सैकड़ों लोगों को बचाया। यह माँ ही कर सकती है। तब माँ जान की कीमत पर मुझे नहीं बचाती तो हरिशंकर परसाई जैसा आदमी इस दुनिया में ना होता। मेरे होने से कुछ मित्रों, देशवासियों को खुशी है, पर बहुत लोगों को दुख भी है। वे सोचते हैं यह बदमाश 1926 में ही क्यों नहीं मर गया, झंझट ही दूर हो जाता। नर्मदा मैया से मेरा लगाव इस तरह का है। मैं नर्मदा के तट पर पैदा हुआ, उसी नर्मदा में डूब रहा था और अब उसी नर्मदा को 2 बार देखकर आ चुका हूँ। मैं नर्मदा पुत्र ही हूँ। जिनके घर बार बह गए, बच्चे डूबकर मर गए, वे मेरे साथ रेल के डिब्बे में थे। पर जब नर्मदा रास्ते में आई तो वे 5 पैसे डालकर हाथ जोड़कर कहते, जय नर्मदा मैया। मैं सोचता रह गया, जिनका सब कुछ अभी इसी नर्मदा ने नष्ट कर दिया है, उसी की जय बोल रहे हैं। यह क्या मामला है? मुझे याद आया, कृषि सभ्यता से यह श्रद्धा चली आ रही है। यह भारतीय मानस से मिटेगी नहीं। नदी जीवनदायिनी भी है और विनाशकारिणी भी।
पर विनाश के बाद जीवन वहीं फिर बस जाता है और नए विनाश की राह देखता है। विनाश को भूलकर जीवन फिर वहीं आ जाता है। जिजीविषा बड़ी प्रबल होती है। मनुष्य मृत्यु पर विजय पाने की हर क्षण कोशिश करता है, घायल हो जाता है, पर फिर लड़ने को तैयार हो जाता है। नर्मदा से मेरा बड़ा घना लगाव है। उन घाटों पर हमने कितनी बार बैठकर आधी रात तक गीत गाए हैं। कितनी बार हमने पूर्ण चंद्र को नर्मदा में देखा है। कितनी बार बरसात में डोंगी या लाठी के सहारे या चट्टानों पर से लहर को बचाकर मैंने पार नहीं किया है। कितनी बार मैंने नर्मदा में सैर नहीं की है, तैरा नहीं हूं। मैं बिल्कुल नर्मदा पुत्र हूं। लेखक देखने गया था मगर भावुक हो गया। इसी पूज्या नदी का पुत्र, इसी का पानी पिया, इसी में नहाया तैरा, इसी ने विनाश कर दिया। मैं थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। मेरा एक भावात्मक लगाव नर्मदा से है, पर ऐतिहासिक और समाजशास्त्री दृष्टि भी है। कृषि युग में पंप नहीं थे, बिजली नहीं थी, ट्यूबवेल नहीं थे। तब नगर नदियों के किनारे बसते थे। पीने को पानी भी, सिंचाई भी, फसल भी और आवागमन का मार्ग भी। तभी से यह श्रद्धा चली आ रही है कि जिसने विनाश कर दिया उसे भी जय नर्मदे। पर इस जमाने में भी बाढ़ के बचाव का इंतजाम ना हो, यह बात प्राकृतिक मानकर भी शर्मनाक है। आदमी जगह छोड़ेगा नहीं, पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? जहां हर कभी बाढ़ आती है, वहां पहले से इंतजाम क्यों नहीं? आसपास सर्वे क्यों नहीं? खतरे के स्तर पर पहुंचने पर निजी बस्तियां खाली क्यों नहीं कराईं? खैर, छोड़ूं। मैं बताऊं कि एक मनुष्य के पतन की जितनी गहराई है, उससे अधिक ऊंचाई मनुष्यता के उत्थान की है। मुझे लोगों ने बताया कि इटारसी के लोगों ने घर खोल दिए थे। दुखी भाइयों और बहनों, आओ, हमारे घर में जो है तुम्हारा है। जितना है बनाओ और खाओ। आगे हम इंतजाम करते हैं। ट्रकें भरकर पका भोजन जाता था। मध्यम वर्ग की महिलाओं ने गहने बेच दिए और कहा, गहने के बिना आदमी नहीं मरता, अन्न के बिना मरता है। बेच दो इन गहनों को और खाने का सामान लाओ। लोगों ने कहा, इटारसी नहीं होता और ऐसे मानवीय लोग ना होते तो न जाने कितने हजार लोग मर जाते। जो दुकान करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, उन लोगों में से भी जो पशु नहीं, आदमी थे, दुकानें और गोदामें खोल दी। भोपाल तक से लोग खाने का सामान लाकर दे जाते थे। न जाने कहां कहां से सहायता आई। इधर मेरे शहर में मीठे तेल में बेकार हुए डीजल को मिलाया जाता है, पर उधर कुछ लोग दुकानें खोल देते हैं कि ले जाओ,
कोई भूखा ना मरे। कैसा विरोधाभास है। आदमी कब लकड़बग्घा हो जाए और कब करुणा सागर, ठिकाना नहीं है। मनुष्य कितना जटिल है, कितना समस्या मूलक है, कितना क्रूर है, कितना दयालु है। मैं उन सब की जय बोलता हूँ जिनने सिद्ध किया कि मैं अभी भी मनुष्य हूँ। लेकिन बाकी जो बचे वे बिलबिलाते कीड़े हैं जो सभ्यता के सड़े भात में पैदा हो जाते हैं। मैं दूरबीन से आसपास देख रहा था, कहीं गांव का निशान नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं बताया कि शाहगंज मेरी ननिहाल है। फायदा भी क्या, परिवार यहाँ वहाँ नौकरी कर रहा है। घर होगा जो खत्म हो गया होगा। 50 गांवों का निशान नहीं है। कोई बूढ़ी नानी या मौसी मर गई होगी। क्या होता है, इतनी नानियां और मौसियां मर गईं, मेरी भी मर गई हो। मगर फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ माला खेड़ी था, इस तरफ शाहगंज, उस तरफ बुदनी है। 50 गांव मेरे ध्यान में आए। कितने दिनों में इस धूल में लौटा हूं, पर अब यहाँ कुछ नहीं। दिल्ली में यमुना के उस पार सैकड़ों गांव हर साल बहते हैं, पर लोग बरसात के बाद फिर वहीं झोपड़ी झुग्गी बना लेते हैं। मुसीबत को जिसने बंधु बना लिया है, उससे आदमी को क्या डर। फिर मुझे याद आता है, मेरी ननिहाल कहाँ गई? बची कि बह गई? लोग मरे कि बचे? मेरे परिवार के लोग बचे कि मर गए? मैंने किसी से नहीं पूछा, बताया भी नहीं। इतनी ननिहालें नष्ट हो गईं, इतने बच्चे मर गए, इतनी औरतें एक के बाद दूसरा बच्चा नदी में छोड़ती जाती थीं कि कम से कम एक तो बच जाए। वहां अपना छोटा सा दुख लेकर मैं क्यों बैठूं? मैंने कॉलेज के लोगों की तारीफ सुनी, बहुत अच्छा राहत कार्य किया। लोग आते और पका या बिना पका खाना देकर बिना नाम बताए चले जाते। फोटोग्राफर नहीं लाते थे। इसी तरह के कई राहत कार्य चले। आंसू पोंछकर मैं जब निपटा तो एक सज्जन ने कहा, कुछ तो कहिए। मैंने कहा, शब्द कहने में समर्थ नहीं है, समर्थ कर्म है। कर्म करो, जीवन मृत्यु पर विजय पाएगा। विज्ञान से, आंदोलन से, क्रांति से। इस बीच कितने ही लोग मरेंगे, पर जीने के लिए कितने लोग नहीं मरे? जीने के लिए मरना भी पड़ता है। और फिर याद आया, मेरी ननिहाल। मैंने कहा, छोड़ो, आत्मरक्षा की कोशिश कीड़ा भी कर लेता है। फिर वे तो मनुष्य हैं। फिर
किनारे पर लोगों का संवेद स्वर, जय नर्मदे। आदमी और नदी का संबंध हमेशा रहेगा। उस बहादुर मत्स्यगंधा सरस्वती की याद आई। वह बाहर गई थी। मंत्री उइके ने साहस और आदमियत का काम किया कि क्रुद्ध भीड़ में चले गए। वह भीड़ किसी को भी चीर कर फेंक देती। अफसरों का पिटना स्वाभाविक है, पर लोग खुसफुस कर रहे थे कि पुलिस अफसर को सट्टे वालों ने पीटा था। खैर, जांच चल रही है। यह भी लोगों ने बताया कि हिंसा को राजनीति का सिद्धांत मानने वाले एक दल ने उपद्रव कराए। मैं सोचता हूँ 16 वर्ष की केवट बच्ची में यह साहस कहाँ से आया। साहस और लोग भी जताते हैं, दूसरों की प्राण रक्षा भी करते हैं, पर आत्मरक्षा आदमी पहले करता है। जब खुद सुरक्षित हो जाता है तब दूसरे की रक्षा करता है। दूसरा वह होता है जो थोड़ा खतरा उठाकर दूसरे को बचाता है। इतना खतरा नहीं लेता कि अपनी जान चली जाए। पर यह साहस बिल्कुल अलग है। समुद्र सरीखा हाल है, तेज लहरें हैं, चट्टानें छिपी हैं। ऐसे में कोई लड़की यह मानकर कि मैं तो निश्चित मरूंगी, दूसरों को बचाने निकल पड़े। अपनी मौत के बारे में तय करके दूसरों की प्राण रक्षा करने निकल पड़ना, यह कैसा साहस है। मुझे लगता है इसमें वही भावना है जो मेरी माँ में मुझे बचाते वक्त थी, मातृत्व की भावना। छोटी केवट लड़की उस वक्त माँ हो गई होगी और सोचा होगा बच्चों को बचाना है, साथ ही मानवीय करुणा। इस भीतरी भावना ने बाहरी शारीरिक सामर्थ्य से मिलकर उसके हाथों से डोंगी चलवाई होगी। यह केवल शारीरिक साहस नहीं है, गहरा है, भीतरी है। उसका सम्मान हो रहा है। उसने वे रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए दे दिए। तब कलेक्टर ने बैंक में उसका खाता खुलवाया और उसे ड्राफ्ट या चेक दिए जाने लगे। इधर मेरे शहर में भी सार्वजनिक सम्मान हुआ। 50 मालाएं गले में डल रही हैं, जय बोली जा रही है। पर लड़की ना प्रसन्न, ना उत्तेजित, ना भावुक, ऐसे बैठी रही जैसे झोपड़े में घर में बैठी है और उसने कोई खास काम नहीं किया है। स्कूली बच्चे 25-50 पैसे जेब खर्च का लाकर दे रहे थे, पर बड़ी बड़ी संस्था वाले जो 4-6 हजार का डिनर करते हैं, वादा करके भी नहीं आए। और भी लखपति करोड़पति नहीं आए। उनके दस्तखतों सहित लिस्ट आयोजन के मंत्री के पास थी। संचालन मैं कर रहा था। भोला सा मंत्री बोला, अब दानदाताओं के नाम पढ़ते जाएं। वे आकर माला पहनाएंगे और ड्राफ्ट देंगे। मैंने कहा, वे तुम्हारे दानदाता
यहाँ मुझे नहीं दिख रहे हैं। नाम पढ़ेंगे और कोई नहीं आया तो बड़े शर्म की बात होगी। वे तो अपनी शर्म ऊंचे दामों पर बेच चुके हैं, पर अपनी अभी बची है। यह समाचार अखबारों में छप गया। मैंने सोचा, इनकी आत्मा बीमार तो है, पर अभी मरी नहीं है, सांस चल रही है। शायद ये उसे कुछ भेजें। फिर याद आई मुझे ननिहाल। नर्मदा से ही नष्ट लोगों की नर्मदा मैया की जय। और याद आता है मनु। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अभी आप सुन रहे थे फिर उसी नर्मदा मैया की जय। रचना के बारे में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि रचना और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।